हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम 2026 मतलब इस साल का अगर क्लरिकल का एग्जाम आप फाइट करने का मन बना चुके हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम सारी ही बातें करने वाले हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कितनी वैकेंसियाँ एक्सपेक्टेड है जो वैकेंसी आ जाएगी, उसके अलावा पिछले साल कितनी वैकेंसी आई थी, कट ऑफ कितनी जाती है, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जाती है, प्री मेंस के अलावा और कौन सा एग्जाम होता है, और इस तरह की सारी बातें करेंगे। आई विल जस्ट टेक अ क्विक मिनट ऑफ योर्स और जल्दी से रैप अप करेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्लाइड्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर केवल उनको भी देख लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2026 एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है हमारे पास में। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, वैकेंसीज, पैरामीटर्स और मास्टर प्लान क्या होना चाहिए हमारे सिलेक्शन का। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की कि इस बार कितनी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। पिछले साल अगर मैं बात करूं 2025 में तो 15,700 के आसपास वैकेंसी आई थी, उससे पहले 11,000 के आसपास थी और उससे पहले 4,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इस बार एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी नंबर जो है वो 22,000 के आसपास चला जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है, कोई क्लेम नहीं हो रहा है कि 22,000 के आसपास वैकेंसी चली जाएगी, लेकिन पिछली बार के हिसाब से और इन कुछ सालों के हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो शायद हमें एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल सकता है वैकेंसीज के अंदर। अब रूल्स क्या है हमारे पास में ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर प्री और मेंस का एग्जाम तो आपको देखने को मिलेगा ही। हमारे पास में प्री का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है, लेकिन एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, इस एग्जाम देने के लिए हमारे पास में क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूं ग्रेजुएशन। कोई भी विद्यार्थी जो ये फॉर्म भरना चाहता है उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। मिनिमम जो मार्क्स हैं, परसेंटेज जो है उसका कोई बार नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 20 साल से 28 साल के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। हालांकि एसटी, एससी और ओबीसी के लिए हमारे पास में कुछ एग्जम्पशंस हैं। ओबीसी जो है उन्हें 3 साल एक्स्ट्रा एड ऑन मिलते हैं और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, रिलैक्सेशन दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ग्रेजुएशन कंपल्सन है। उसके बाद में हमारे पास एज जो है वो 20 से 28 साल है। ओबीसी अगर है तो 28 में +3 जोड़ दीजिए और एससी एसटी अगर है तो हमारे पास में +5 जोड़ दीजिए। इसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन के अंदर दूसरी कैटेगरीज और जो स्पेशलाइज कैटेगरीज मेंशन की जाती है उनका रिलैक्सेशन अलग से मेंशन वहां पर होगा, तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अब अगर हम एग्जाम भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले तो हम प्री की डेट्स की बात कर लेते हैं। जो प्री की डेट्स हैं इस बार आईबीपीएस ने दी है वो है अक्टूबर 10 एंड 11। और उसके बाद में अगर मेंस के एग्जाम की हम बात करें तो मेंस के एग्जाम की डेट है हमारे पास में 27 दिसंबर। आज जब ये हम बात कर रहे हैं वी आर स्टैंडिंग इन अप्रैल, ठीक, और अप्रैल ऑलमोस्ट अब जा चुका है। टाइम कितना है हमारे पास में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक, और अक्टूबर 10 हमारा अगर एग्जाम है तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 महीने हैं हमारे पास में। अगर आज से भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो 5 महीने बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास में कि हम एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में उसके बारे में भी अभी डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास आज से 5 महीने का टाइम होगा और 6ठे महीने हमारा एग्जाम है। तो मैं फिर कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, 5 महीने कोई कम टाइम नहीं होता कि आप एग्जाम क्रैक ना कर पाए या कोई तकलीफ आए आपको एग्जाम क्रैक करने में, ठीक। और उसके बाद अक्टूबर एग्जाम खत्म होता है और दिसंबर की 27 तारीख, तो अक्टूबर स्टार्टिंग के अंदर एग्जाम है और दिसंबर एंडिंग के अंदर आपका मेंस का एग्जाम है। तो अगर 11 तारीख भी आप मान लो तो अक्टूबर का पूरा महीना है, ऑलमोस्ट 10 दिन निकाल दो तो अक्टूबर का पूरा महीना है, फिर नवंबर का पूरा महीना है और दिसंबर भी पूरा मिलेगा क्योंकि 27 तारीख को आपका मेंस का एग्जाम है। तो ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा प्री और मेंस के बीच में तैयारी करने का, अपने मेंस की तैयारी और अच्छे से करने का। हमने एक लास्ट वीडियो किया था जिसमें हमने इस बारे में बात की थी। ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम मेंस की तैयारी कोई स्पेशलाइज तरीके से करेंगे या उन 3 महीनों में ही करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो 3 महीने तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये 27 तारीख और ये 10 तारीख है तो आप इसको 3 ना ही मानो, 2.5 महीने ही मान लो।
तो उतना टाइम आपको मिलेगा। तो उतने टाइम में कोई पर्टिकुलर मेंस की तैयारी नहीं हो रही है आपकी, आपको तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी और उस लेवल पर करनी पड़ेगी कि आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि प्री का एग्जाम दे लिया अब मेंस के बारे में तैयारी के बारे में सोचेंगे, एक बार पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद में मेंस की तैयारी के बारे में सोचेंगे, तो ये सारा दिमाग में नहीं लानी है चीजें। ठीक, चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहां पर, एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, 28 से 30 साल जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है। जो आपका प्री का एग्जाम है वो 10 से 11 तारीख को होने वाला है। और अब इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5 मंथ्स, अब भी शुरू करो, 5 महीने हैं आपके पास में। ठीक, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। 3 गेट्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, क्या क्या है सर हमारे पास में सिलेक्शन, अगर हमें गो थ्रू हो जाना है, ये एग्जाम क्रैक कर लेना है, हमें सिलेक्शन चाहिए, तो 3 गेट्स हैं हमारे पास में। सबसे पहला गेट है हमारे पास में प्री। अब ये जो प्री का एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मुझे उम्मीद है आप सबको ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। और प्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है हमारे पास में, स्पीड। अगर हमारे पास में स्पीड है, एक्यूरेसी ऑफ कोर्स यस, स्पीड है और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी है, कम नेगेटिव मार्क होगी, मतलब हम गलत नहीं करेंगे, नेगेटिव मार्किंग कम मिलेगी, तो हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे जब हम हमारी कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो प्री का अगर एग्जाम हमें निकालना है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो हमारी स्पीड और स्पीड के साथ में एक्यूरेसी। सेकंड है हमारा, यहां से प्री निकला तो हम आएंगे मेंस पे। अब मेंस के लिए हमारे पास में एक्यूरेसी के लिए क्या हो जाएगा, मार्क्स डिफाइन योर फाइनल सिलेक्शन। यहां पर सर जो मार्क्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है ही सर, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है, सिर्फ मार्क्स नहीं सर, यहां पर एक गेम है, यहां स्ट्रैटेजी है। देखिए जो प्री से निकलकर मेंस में आके बैठा है ना, उसका इंग्लिश की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, ये सारे तो मान लीजिए सबके ही एवरेज हैं, मान लेते हैं एक स्केल के ऊपर सब एवरेज हैं, लेकिन जो गेम चेंजर है यहां पर वो क्या है हमारा, जीके, या हम इसे बैंकिंग की भाषा में करंट अफेयर्स कहते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स के मार्क्स हैं वो गेम चेंजर हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे, आगे और डिस्कशन करेंगे इसलिए इसी स्लाइड के ऊपर बहुत लंबा नहीं रुक रहा मैं, उसके बाद मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर अगला पड़ाव आता है आपका एलपीटी का, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपने राजस्थान से ही फॉर्म भरा है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना। लेकिन अगर आप राजस्थान से हैं और आपने गुजरात से फॉर्म भरा है, अगर आपने केरला से फॉर्म भरा है, अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है, तो फिर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। मतलब राजस्थान के होके गुजरात से फॉर्म अगर आप भरते हैं तो फॉर्म तो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां की वो जो लोकल लैंग्वेज है, जो गुजराती भाषा है, वो आपको आनी चाहिए। उसके लिए एक टेस्ट होगा, ये टेस्ट अगर आप पास करते हैं तब आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। और अगर आप जिस स्टेट से हैं और उसी स्टेट से आप फॉर्म भरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंस के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। ये उन सभी राज्यों के लिए है जिन राज्यों की खुद की भाषा है। जैसे राजस्थान में रहने वाला अगर यूपी से फॉर्म भर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हिंदी भाषा ही मानी जाती है। लेकिन गुजरात है वहां गुजराती चलती है, महाराष्ट्र है वहां मराठी चलती है, तो वहां पे एक आपका एलपीटी टेस्ट होगा, एलपीटी आपको देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं सर स्ट्रक्चर की। हमारे पास में प्री है और हमारे पास में मेंस है, ये 2 एग्जाम है। एलपीटी की अभी मैं बात नहीं करता। प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री के एग्जाम में आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का टाइम मिलेगा। उस 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और स्ट्रिक्टली हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 20 मिनट बाद वो सेक्शन बंद हो जाएगा और दूसरा सेक्शन चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, इंग्लिश का आप पेपर कर रहे हैं, 20 मिनट पूरे हो गए तो वो सेक्शन बंद हो जाएगा। मैथ्स या रीजनिंग दोनों में से कोई भी सेक्शन खुल जाएगा। अगर आप 20 मिनट से पहले किसी सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप अगले सेक्शन पर नहीं जा सकते। ठीक, तो हमारे पास में 1 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस के अंदर जो हमें टाइम मिलेगा वो टोटल टाइम होगा 120 मिनट का।
टोटल क्वेश्चन हमारे पास में 155 आएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 200 हो जाएंगे। जीके हमारे पास में एक एड ऑन हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आपके पास में रहेगा, और यहाँ पर मेंस के अंदर इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स तो है ही आपके पास, लेकिन उसके साथ में करंट अफेयर्स, जीके एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। और जीके की तैयारी सर ऐसा नहीं है कि प्री का एग्जाम दे दिया उसके बाद करेंगे। जीके की तैयारी वेरी फर्स्ट डे, जैसे आज अगर आपने सोचा है कि आपको तैयारी शुरू करनी है तो जीके की तैयारी भी आज से ही आपको शुरू करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर जो बैंक एग्जाम का चैनल है उस पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर्स की, तो आप चाहें तो क्लासेस ज़रूर आप देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें धाकड़ कॉन्सेप्ट का बैंकिंग एग्जाम वाला चैनल, और वहां पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगले वाले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा कट ऑफ। स्टूडेंट जो है वो हर बार यही दिमाग लगाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ऐसी रहे जो कि अचीवेबल हो जाए। ठीक है, मैं जनरली इस बारे में ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि हमें तैयारी 100 में से 100 की करनी है, उससे कम जितना आएगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी एक हीट मैप लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप देखें कि अगर हाई इंटेंसिटी, बहुत हाई स्कोर की बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे पास में पिछले साल का डेटा है जहां पर कट ऑफ 80 से अबव रही थी। उसके बाद अगर मॉडरेट इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरला, एमपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, आसाम, यहाँ की कट ऑफ जो है वो 60 से 80 के बीच में कहीं रही थी। और उसके बाद में मैं बात करूं जो सेफ साइड है तो वो है मणिपुर, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 50 से कम रहती है। ऐसा मान लें कि 45 से 50 या 55 के बीच में कट ऑफ रही थी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लोग यहीं से आके फॉर्म भर दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, अगर उस टेस्ट में फेल हो गए तो आपका सिलेक्शन अटक सकता है। तो ये जो सारा एक हीट मैप आपको यहाँ पर बताया गया है, सर ये एक बात समझें, ये हमारी तैयारी से बचने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा कट ऑफ गया है, बस ये एक आइडेंटिफायर है। हम जहां पर है वहां पर रहकर भी हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इस बात का हम सब लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जो सच्चाई है वो तो है, स्कोर आर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ऑफ कोर्स स्कोर नॉर्मलाइज होने के बाद में है। एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इस बात का ध्यान रखेंगे सर। ये जो भी स्कोर हमने देखे थे ये प्री के थे। मेंस के अगर स्कोर की बात करूं तो 100 में से जो बैरियर सेट किया गया है पिछले सालों के जो है अभी तक का एक डेटा, उसके हिसाब से तो जो 100 में से बैरियर है वो है हमारा 48 मार्क्स का। अगर इससे ऊपर कुछ भी हम लेकर आ जाते हैं तो हम बहुत सेफ साइड हो जाएंगे। आप देखें दिल्ली के अंदर 47.88, अंडमान निकोबार 35, महाराष्ट्र 41, बिहार 42, हरियाणा 44, केरला 45, उत्तराखंड जो है वो हमारे पास में 47 है। तो ये एक बेंच मार्क सेट हो रखा है। अगर आप 50 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के बहुत पास पहुंच जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये पिछले सालों के डेटा से कंबाइन करके एक आपके पास में डेटा लाया गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर आपने तो कहा था 48 है और इस बार तो 56 चली गई, क्वाइट पॉसिबल। ठीक, तो ये ऐसा इसको पकड़ के नहीं बैठना है, लेकिन एक सेफ साइड है। अगर आप 100 में से 50 प्लस कर लेते हैं तो चांस है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे या हम इस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। चलिए उसके बाद में सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो आ जाता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर हमें चाहिए एक्सट्रीम स्पीड। यस, डेफिनेटली स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्पीड के हम पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है खुद ने जो हीट मैप था, उस हीट मैप के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां 80 प्लस की कट ऑफ जाती है, बहुत सारे, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट हैं जहां पर 70 से 80 के बीच में कट ऑफ जाती है। 2-3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ जो है वो आपको 50, 55, 60 के आसपास की कट ऑफ मिलेगी। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत ज़्यादा हो गए तो फिर स्पीड से भी कुछ नहीं होगा। फिर हम आते हैं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर यहां पर क्योंकि टाइम ज़्यादा है हमारे पास में और क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर जो है क्वेश्चंस को लेंथी कर देता है, तो यहां डीप एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर स्पीड
रोल प्ले करेगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। यहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्पीड जो है वहां पर थोड़ी सी कम कर लेंगे तो चलेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा रहेगा हमारे पास में, क्वेश्चन लेंदी हो जाएंगे, और लेंदी हो जाने के साथ साथ में हमें उस क्वेश्चन को समझने के लिए शायद ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम तो ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में अगर सवाल करेंगे तभी हम हमारा मेंस निकाल पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं एलपीटी की। मैं फिर कह रहा हूं, एलपीटी का एग्जाम केवल तब होगा जब आप अपने स्टेट को छोड़ के किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं। अगर आपने खुद अपने स्टेट से फॉर्म भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एलपीटी नहीं देना पड़ेगा, और इसके साथ आपका फाइनल सिलेक्शन की तरफ आप चले जाएंगे। यू कैन नॉट यूज मेन स्ट्रेटेजी इन प्रीलिम, यस, इस बात का ध्यान रखें सर। आप प्री की स्ट्रैटेजी मेंस में अप्लाई नहीं कर सकते, और मेंस की स्ट्रैटेजी जो है वो आप प्री में अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का डेफिनेटली हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वांट की 3 सब्जेक्ट है। प्री की अगर मैं डेफिनेटली बात करूं तो 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। सबसे पहले हम क्वांट की बात कर लेते हैं। 3 पिलर्स हैं सर हमारे पास में क्वांट में। देखिए, एक तो आएगा स्पीडी मैथ्स। अब इस स्पीडी मैथ्स के अंदर आपके पास में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, आपके पास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, जहां पर आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उसके या तो इक्वेट करना होगा या उसे सिंप्लीफाई करना होगा। आपको आंसर देना होगा 2 + 4 + 6 + 8, और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बनता है। उसके बाद में देखिए सर, यहां पर क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यही सबसे, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाई प्रायोरिटाइजिंग क्लरिकल प्रीलिम्स। अब देखो यहां पर ना प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। और उसके साथ यहां देखो, आप प्री के अंदर आपको 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब 10 से 15 आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर गलती का देखो, गलती की तो कोई संभावना है ही नहीं, गलती की तो किसी तरीके से कोई संभावना नहीं है। तो हमें गलतियां तो नहीं ही करनी है, लेकिन स्पीड बढ़ानी है। स्पीड क्यों बढ़ानी है? यहां पर देखो 10 से 15 नंबर आपको किसके मिल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के मिल रहे हैं, और उसके बाद में 5 क्वेश्चन आपको सीरीज के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिल जाएंगे। तो ये प्योर कैलकुलेशन है, जितना ज्यादा स्पीड से करेंगे उतना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेशन तो करते ही हैं आप, तो उसकी तो प्रैक्टिस करनी है, उसके साथ में स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, टेबल्स हैं, अगर ये आप याद कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। उसके बाद में जो सेकंड पिलर है, सेकंड पिलर हमारे पास में है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक। और ये सारे अर्थमेटिक के टॉपिक सिर्फ आपको इसलिए नहीं करने कि इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये इसलिए भी करने हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, जो मेजर पार्ट है, वो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन और कुछ अलग से नहीं है, इसी अर्थमेटिक के टॉपिक में से निकलकर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा। और वहां पर सिर्फ अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो डीआई कर लेंगे, अब डीआई कैसे करोगे, उसका फाउंडेशन क्या है? डीआई का फाउंडेशन है ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जितने सारे भी टाइम, डिस्टेंस, जितने सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेंगे तभी आप स्मूथली डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सर हमारे पास में रीजनिंग। अब रीजनिंग जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर ली गई। एक तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है आपका पजल का। पजल के कम से कम अगर 3 पजल आती है और एक पजल भी अपने साथ में 5 क्वेश्चन लेकर आती है तो आप समझें कि 15 नंबर की तो केवल पजल ही हो जाएगी आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में क्या है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट। पजल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उसके बाद में आप देखेंगे तो ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग, डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट क्लरिकल के अंदर पूछा जाए इसकी संभावना थोड़ी कम रहती है, हो सकता है मेंस के पेपर में पूछ लिया जाए। लेकिन अगर बाइफरकेट करें हम अपने सिलेबस को तो पजल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद में ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, देन कोडिंग, डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, और इंग्लिश वाले सर भी आपको कहते होंगे या आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं डेफिनेटली उन्होंने आपको सजेस्ट किया होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा जाए। हमारे इंग्लिश के फैकल्टी जो हैं, आप उनकी रोज क्लास लेते हैं, डेफिनेटली लेते होंगे, वो आपको पैरा जंबल्स वगैरह भी करवाते हैं, टाइम भी आपको पता है,
तो वो कहते हैं द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, वहां से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। और सिर्फ इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ये एडिटोरियल पढ़ने से आपकी वोकैब अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी तो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग वाला पार्ट आप अच्छे से कर पाएंगे, पैराजंबल अच्छे से कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारा जो सेक्शन है एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। और जब ये हो गया उसके बाद में हम हमारे ग्रामेटिकल पार्ट पर आते हैं, जहां पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे आपके, जहां नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए अच्छे से। तो दो सेगमेंट है हमारे पास में, एक तो ग्रामेटिकल पार्ट है और एक हमारे पास में कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर बैंकिंग की बात करूं तो ये वोकैब, सिनो, एंटो जो है ये कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही पूछ लिए जाएंगे। अलग से ऐसा पूछा जाए कम होता है, लेकिन पूछा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अब हम मेंस वाले सेक्शन को अगर स्पेसिफाई कर लें तो यहां पर देखें आप, प्रीलिम्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो जनरल अवेयरनेस है ये प्री के अंदर नहीं आता, ये मेंस के अंदर आता है। अब मेंस के अंदर 6 से 12 महीने की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अब क्या क्या पूछा जाएगा उसका स्पेसिफिकेशन देखें। सबसे पहले तो बैंकिंग अवेयरनेस है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है या बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो सारे पूछ लिए जाएंगे। लास्ट ईयर नोटिफिकेशन के अंदर ये स्पेसिफाई किया गया था कि आरबीआई जो है उसके सर्कुलर्स के बारे में भी बातचीत होगी। तो बैंकिंग अवेयरनेस 6 से 12 महीने का हमें करना है। उसके बाद में स्टैटिक जीके। अब सर एक चीज का ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके अलग से नहीं कुछ पूछा जाता, जो करंट अफेयर्स, जो करंट न्यूज के अंदर कुछ चल रहा है वहीं से निकाल के आपसे स्टैटिक पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी वॉर चल रहा है, ईरान और अमेरिका का, और कुछ टेंशन चल रहा है, और स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में आपने सुना होगा। अब वो ये पूछ लेंगे कि ईरान जो है उसका कैपिटल क्या है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ईरान जो है उसका कैपिटल क्या है, तो अब आप पूछेंगे कि सर जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के कैपिटल हम याद कर लेते हैं, ये स्टैटिक का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है, करंट के अंदर जो अभी जो आया है उसी से रिलेटेड हमारे पास में स्टैटिक भी क्रिएट होगा। तो हमें हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी का कैपिटल पूछ लिया तो हम सारी दुनिया भर के कैपिटल याद करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स में जो चीज़ आई है उसी से रिलेटेड स्टैटिक पूछी जाएगी। तो ये तो एक पार्ट हो जाएगा आपके पास में। और सेकेंड आपका रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स और आरबीआई के सर्कुलर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। This subject appears in mains but preparation must start from day 1। ये मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी कहा था, अभी भी मैं पहले बोल चुका हूं और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप ये मान के चले कि मान के ही चले कि आपका प्री निकलने ही वाला है। तैयारी हम कर ही रहे हैं तो हमारा प्री निकलेगा और उसके बाद में हम मेंस पे आएंगे। तो जब हमारा प्री का रिजल्ट आ जाएगा कि ओके फाइन यू आर एलिजिबल टू गिव द मेंस एग्जाम, तब ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम जीके की तैयारी नहीं कर पाएंगे। 10-12 दिन 15 दिन के अंदर हम जीके की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट महीने भर में भी जीके नहीं तैयार होगी, क्योंकि 6 से 12 महीने का जीके जिसमें स्पेसिफिकली बैंकिंग अपडेट और आरबीआई के सर्कुलर्स, ये सब इतना डेटा होगा विद नंबर्स, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे करंट अफेयर्स भी तैयार करना है। रोज पढ़ना है आपको, क्योंकि याद नहीं कर पाओगे। रोज पढ़ोगे तो तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपकी। योर स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, सॉरी स्ट्रेट नहीं, स्टार्टिंग लाइन इज ड्रॉन। स्टार्टिंग लाइन इज ड्रॉन का क्या मतलब? अभी आपने मन बना लिया ना कि मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है, तो अभी बैंकिंग की जब तैयारी करनी तो आपने एक शुरुआत तो कर दी, तो स्टार्टिंग लाइन तो ड्रॉ कर दी। अब ये खत्म किधर होने वाली है? क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में? सबसे पहला देखें एसबीआई, एसबीआई क्लर्क, उसके बाद में एसबीआई पीओ, उसके बाद में हमारे पास में आईबीपीएस क्लर्क, उसके बाद है आईबीपीएस पीओ, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। ये तो सारे एग्जाम है ही। उसके बाद में अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में देखो हर बार वैकेंसी आए ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन चांस तो है, पॉसिबिलिटी तो है। तो क्या क्या पॉसिबल चांसेस रहते हैं हमारे पास में? एलआईसी का एग्जाम होता है,
उसके बाद में UIACL का एग्जाम होता है, उसके बाद में NIACL का एग्जाम होता है, OIACL का एग्जाम होता है हमारे पास में। ये सारे इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? एक तो हमारे पास में DO की वैकेंसी आती है, एक ADO की वैकेंसी आती है। DO की वैकेंसी तो कंपैरेटिवली कम आती है। असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनकी वैकेंसी आती है। और मान लीजिए चारों के अंदर ही ये वैकेंसी अगर आ जाए हमारे पास में, तो 8 वैकेंसीज तो यहाँ देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 8 और 6 टोटल हमारे पास में 14 टाइप की वैकेंसी बैंक और इंश्योरेंस को मिलाकर होती है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको तैयारी करनी है बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो स्टार्टिंग लाइन तो आपने खींच दी। अब रुकना कहां पर है ये आपको डिसाइड करना है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है, ठीक। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत डेफिनेटली काम आएगा। अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर कर देना। डन एवरीवन। चलिए, इतना ही समय चाहिए था मुझे आपका। धन्यवाद है आप सभी का। थैंक यू एवरीवन। प्लीज।